ज्ञानेश्वर भाई, जैसे मैं बात करूँ कि 10 साल बाद जब आपका कॉल घर गया पापा को या मम्मी को कि पापा सिलेक्शन हो गए। मैंने 2015 से स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में तो मैंने यूएससी का ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। एसएससी के का मैंने सोचा नहीं था स्टार्टिंग में। स्टेट पीएससी और यूएससी ही देता था मैं। इसके लिए मैंने अगर मैं पूछूँ कि एक स्ट्रगल और डेडिकेशन जो आप में कंसिस्टेंसी, मुझे तीनों चीज़ें दिखती। सिलेक्शन नो डाउट थोड़ा-सा लेट हुआ, लेकिन आप अपने आप को किस तरीके से आप इतने साल तक मोटिवेट रखते थे? आपका पहले विज़न क्या था? बाद में आपने जेईई की तरफ आए, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? नॉर्मल जो मार्क्स आए थे मेरे 140 थे और नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरे 137.75 नंबर मिले और सीयूटी 2 में मेरे 216 मार्क्स थे। पॉडकास्ट वगैरह भी देखते थे? पॉडकास्ट इंस्टाग्राम पे कभी-कभी आ जाता था तो वही देखता था। बाकी आपका तो लेक्चर ही देखता था, उसी में ही तो बहुत सारी चीज़ें मोटिवेशन का वीडियो, बच्चे डाउट भी पूछते थे उसका भी वीडियो, कुछ बच्चे लापरवाही भी करते थे उनका डाँट का भी वीडियो तो सारा सब कुछ मिल जाता था उसी में। नहीं, बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञानेश्वर। कोई ऐसा ट्रस्ट नहीं कि बीएमसी ही ज़्यादा है। पता चले हाइड्रोलॉजी किसी दिन 10 क्वेश्चन उठा देगा, रेलवे से 10 क्वेश्चन उठा देगा। जैसे ये है कि अपने प्रीवियस गलतियों से भी कुछ सीखना चाहिए। यूपीपीएससी एई का पेपर मैंने दिया था, उसमें भी मेरे स्टील रहे बने। इसके बाद भी मैंने उसको सुधारा नहीं। आपका भी सर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर का देखा है, उस क्वेश्चन आंसर में से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए उस टॉपिक के आ गए मेरे को। अच्छा, ओके। तो ये तो पता चल गया कि ये तो श्योर हो गया कि एक 3 नंबर तो मेरा बन गया। तो ऐसे भी उससे है, क्या थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता कॉन्फिडेंस है। भी बढ़ जाता है कि जैसे एक क्वेश्चन नहीं बनता नर्वसनेस भी आती है, एक क्वेश्चन बन जाता है तो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज ये पॉडकास्ट आप सभी बच्चों के लिए बहुत खास, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज ये पॉडकास्ट एक पेशेंस का है और आज ये पॉडकास्ट एक डेडिकेशन का है। आज हमारे साथ हैं ज्ञानेश्वर विक्रम, जो एसएससी जेईई 2025 के अंदर कैटेगरी रैंक 16 है और सीपीडब्ल्यूडी हासिल किए हैं। मैं बता दूं, इनको ये तैयारी करते हुए करीब 9-10 साल हो गया है, लेकिन इस 9 से 10 साल में थर्ड अटेम्प्ट इनका एसएससी जेईई है। इसके पहले ये ईएससी और गेट और एई लेवल के एग्जाम ही देखते थे, लेकिन इनका थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट में ही ये एसएससी जेईई 2025 को क्रैक कर दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है। तो ज्ञानेश्वर, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है कि कोई उपलब्धि हासिल होने के बाद ओके। जो अंदर से फील होता है वो बताने की होती नहीं है कि मतलब कि कैसे उसको हम बयां करें उस चीज़ को। ये आपका, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, कब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था? मैंने 2015 से स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में तो मैंने ईएससी का ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। एसएससी का मैंने सोचा नहीं था स्टार्टिंग में। स्टेट पीएससी और ईएससी ही देता था मैं। इसके लिए मैंने जैसे बहुत सारे राज्यों का भी ईएससी का भी दिया, मैंने एक बार मेहनत किया था और ईएससी और स्टेट पीसीएस का लगभग मैंने जितने राज्यों में पॉसिबल हो सकता था जहाँ पर लैंग्वेज का बैरियर नहीं था वहाँ पर लगभग सब मैंने दिया। लेकिन फाइनली मेरा एसएससी जी 2025 में तीसरे अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताइए बच्चों को, आपकी जर्नी क्या थी? क्योंकि आपका, अगर मैं पूछूं कि एक स्ट्रगल और डेडिकेशन जो आप में कंसिस्टेंसी, मुझे तीनों चीज़ें दिखती। सिलेक्शन नो डाउट थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन आप अपने आप को किस तरीके से यार इतने साल तक मोटिवेट रखते थे? आपका पहले विज़न क्या था? बाद में आपने जेईई की तरफ आए, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? जर्नी ऐसा था कि जब सिलेक्शन नहीं होता है तो पेशेंस थोड़ा सा स्टेक पे आ जाता है, लेकिन जब आपका किसी किसी एग्ज़ाम में होता रहता है जैसे कि आपने बीपीएससी दिया, यूपीपीएससी दिया या राजस्थान पीएससी दिया, तो अगर आप वहाँ पर प्री निकल रहा है, मेंस तक आप पहुँच रहे हैं, किसी मेंस निकल रहा है तो इंटरव्यू तक पहुँच रहे हैं, तो आपको ये होप रहता है कि बस एक कदम की दूरी पे है। वो उसी एक कदम का जो जर्नी होती है वो भले ही बड़ी दिखती है, लेकिन वो आपको हिम्मत पीछे से देता रहता है कि आपका सिलेक्शन जो होगा वो बस इस साल हो जाएगा और फाइनली जो मेहनत करता है उसका सिलेक्शन होता है। बिल्कुल, जो फाइनली मेहनत करता है, लास्ट तक टिका रहता है मैदान पर, जीत उसी की होती है। जी। इसका आप एक जीता जागता उदाहरण हैं। अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप अपनी थोड़ा सा पहले जर्नी के बारे में बताइए पूरी, मतलब कहाँ से स्टार्ट किया, क्या कैसे? 2015 में मैं पास आउट हूँ। 2015 से मैंने अपनी तैयारी ईएससी के लिए स्टार्ट की थी। ईएससी की मैंने कोचिंग की थी। कोचिंग करने के बाद फिर मैंने अटेम्प्ट दिया ईएससी का, तो उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर स्टेट पीएससी का भी मैंने सिलेक्शन वो दिया, स्टेट पीएससी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और इसके बाद एसएससी का मेरा पहले एसएससी मेरा करने का विचार नहीं था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि या तो असिस्टेंट इंजीनियर बनूंगा या तो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ही बनूंगा। लेकिन फिर धीरे धीरे ये हुआ कि कोई पहले एक जॉब ले लेते हैं। बिल्कुल।
तो फिर मैंने एसएससी का ये पिछले भी अटेम्प्ट किया था, पिछले अटेम्प्ट में भी मैं फाइनल में तीनों बार 3 अटेम्प्ट मैंने दिए हैं, तीनों में मैंने मेंस लिखे हुए हैं। तो इस बार जो है मेरे को सिलेक्शन मिल अरे गया वाह, है। बधाई हो। तो सीबीटी 1 में आपके कितने नंबर थे, सीबीटी 2 में कितने नंबर थे, याद है? जी, सीबीटी 1 में मेरे नॉर्मल जो मार्क्स आए थे मेरे 140 थे और नॉर्मलाइज़ेशन के बाद मेरे 137.75 नंबर मिले और सीबीटी 2 में मेरे 216 मार्क्स थे। ओके। तो आप अगर सीबीटी 1 की बात करूँ तो किस तरीके से आप टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को मैनेज किए थे? सीबीटी 1 में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में तो ये था कि मेरे को 150 नंबर लेके आना है। तो मैंने तो टेक्निकल में ये था कि मेरे 80 टू 95 के बीच में, मेरे 85 टू 95 के बीच में स्कोर होना चाहिए, जो कि मेरे लगभग 80 मार्क्स आए। और इंजीनियर्स का तो मुझे लगता है कि जो रीजनिंग होती है वो लगभग 48-49 नंबर तो लगभग सभी लेके आते हैं, तो उसमें उनको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो जीएस का पोर्शन होता है, जो रैंक डिसाइड करता है कि सीबीटी मिलेगा आपको कि एमईएस मिलेगा या सीडब्ल्यूसी मिलेगा, इसके लिए आपको क्या कहते हैं करंट अफेयर्स देखना है और लूसेंट का थोड़ा-सा हिस्सा आपको देख के जाना है। उसमें अगर आप 15, 20, 22 नंबर अगर आप लेके आ गए, तो ये है कि यहाँ से पहले फैक्टर से आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप कि सीबीडब्ल्यूडी मिलने के पूरे चांसेस बन गए आपके। ओके। तो क्या ये फाइनल डेस्टिनेशन है कि आगे भी और इसके बाद भी कुछ सोचे हैं, अभी आपके और भी एग्ज़ाम निकालने हैं? नहीं, अभी तो मेरा यूपीएई का एग्ज़ाम जो मैंने अभी दिया है सितंबर में, तो उसमें मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, लगभग 480 के ऊपर आ रहे हैं, तो उसमें भी होने के चांसेस हैं मेरे। नहीं, मुझे ऐसा लग बेस्ट रहा है विशेज़ हैं कि यार, होगा। हाँ, कि भाई कॉम्पिटिशन है, बाकी तो उसका तो हम कुछ आइडिया नहीं कर सकते, लेकिन अंदर से एक ऐसा हो पा रहा है कि उसमें भी पूरे पूरे चांसेस हैं होने के। तो ज्ञानेश्वर भाई, जैसे मैं बात करूँ कि 10 साल बाद जब आपका कॉल घर गया पापा को या मम्मी को कि पापा सिलेक्शन हो गया, वो एक बार मोमेंट थोड़ा-सा एक बार बताइए? सबसे पहले तो मेरे को मेरे छोटा भाई जो है वो मुझे मैसेज किया कि भैया आपका सिलेक्शन हो गया। तो मुझे लगा, क्योंकि 5 मिनट पहले मैंने रिजल्ट चेक किया तो रिजल्ट नहीं आया था। तो मुझे लगा कि मज़ाक कर रहे हैं ये लोग, पार्टी-वार्टी लेने के चक्कर में है क्या? इसके बाद फिर मैंने उनको मैसेज ऊपर से रीड किया, रीड करने के बाद फिर मैं सबसे पहले मैं एसएससी का खोला साइट, देखा रिजल्ट आया हुआ था। इसके बाद फिर मैंने सबसे पहले अपने पापा को कॉल किया, तो पापा ने फ़ोन उठाया नहीं, पापा लगता है बिज़ी रहे हों। फिर मम्मी को कॉल किया, तो मम्मी उठाई, तो मम्मी को बताया। तो घर वालों को भी उम्मीद थी 10 साल से, तो वो भी इंतज़ार कर रहे बहुत थे बड़ी कि बात है। ये चीज़। तो मम्मी थोड़े-से भावुक हो गई, फिर पापा को फ़ोन किया। पापा को फ़ोन करने के बाद फिर मेरी जो गर्लफ्रेंड है मैंने उसको फ़ोन किया, वो भी मेरा बहुत हेल्प की। वो भी बहुत पेशेंस के साथ इंतज़ार की, वो भी इस चीज़ को उसको फ़ोन किया। लेकिन मेरे इस जर्नी में, 10 साल की जर्नी में पेरेंट्स ने जितना धैर्य रखा, क्योंकि अगर पेरेंट्स अगर धैर्य नहीं रखते हैं तो बच्चे दुगनी तेज़ी से धैर्य नहीं रख पाते। बिल्कुल सही बात तो है। पेरेंट्स ने जितना धैर्य रखा कि इसके बाद फिर हम लोगों को भी हो जाता था कि भाई चलो पेरेंट्स भी सपोर्ट है। तो और एक चीज़ ये भी था कि मेरे जब भी कभी सिलेक्शन नहीं हुआ, फाइनल में रिजल्ट में नहीं हुआ, तो टेंशन बहुत होती थी कि यार कैसे घर वालों को फेस करेंगे कि भाई यहाँ भी नहीं हुआ। तो एक बार अपने पापा को कॉल किया कि पापा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो पापा बोलते कोई नहीं बेटा नेक्स्ट। बस इसके बाद वो सारी टेंशन ज़ीरो हो जाती थी। और मेरे भैया हैं जो इस समय यूपीएससी भी निकाले हुए हैं और यूपीपीएससी एई में इस समय एसडीओ हैं। तो उनका सपोर्ट सबसे बढ़िया रहा कि वो हर चीज़ को गाइड करते थे, कैसे क्या करना है, नंबर मेरे चेक करते थे, पेपर चेक करते थे कि कैसे कहाँ रहा पूछते थे। फिर वो प्लान बताते थे कि ऐसा करो, वैसा करो। तब उससे भी मेरे को काफ़ी हेल्प मिला, जो नंबर ये सब चीज़ जो बढ़े। ईएससी में भी मेरे पहला पेपर मेरा बहुत ख़राब हो जाता है, लेकिन दूसरे पेपर में 220 नंबर तक आए हैं ईएससी में। ओके। तो टेक्निकल मेरा उन्हीं की वजह से काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। ओके। तो यहाँ पर जैसे बात किया जाए, बहुत ऐसे पेरेंट होते हैं भाई कि मैं मतलब ज्ञानेश्वर अगर बात किया जाए 2 साल ही होते हैं दिल्ली भेजे हुए तैयारी करते हुए, और 2 साल में वो बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं ना कि उनके लड़का, शर्मा जी का लड़का, मिश्रा जी का लड़का, इनका सबका सिलेक्शन हो गया, सब यूपीएससी निकाल ले गए। लेकिन कभी कोई अपने बच्चे को बहुत ये नहीं कहता कि मतलब ठीक है बेटा करो, जो होगा देखा जाएगा। बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन आपको इतना सपोर्ट मिला, उसका आज रिजल्ट है कि आप एक अच्छी रैंक के साथ सीपीडब्ल्यूडी निकालें। तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सिलेक्शन के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए बच्चों को? मैंने अपने 10 साल में जो मैंने खुद किया है और मैं अपने दोस्तों को भी देखा है कि जो गलतियाँ करते हैं, सबसे पहले ये होता है कि पेरेंट्स घर भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो बच्चे स्टार्टिंग में आते हैं, कोचिंग करते हैं तो मोटिवेटेड रहते हैं, तो वहाँ तक तो ठीक रहता है। इसके बाद जब एक्चुअल में जब वो प्रॉब्लम को फेस करते हैं, पेपर को फेस करते हैं, तब समस्या ये हो जाती है कि एक आध पेपर नहीं होता है, इसके बाद फिर उसको हल्के में लेते हैं और अपने जो मेन उनका एम होता है पेपर,
उसको भूल के बाकी सारी चीज़ें करने लग जाते हैं। वो सेकेंडरी हो जाती है, पेपर सेकेंडरी हो जाता है, मौज-मस्ती जो होता है प्राइमरी हो जाता है। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें, एम हमेशा प्राइमरी काम हमारा पेपर होना चाहिए, बाकी काम सेकेंडरी होना चाहिए। अगर आपको 5 घंटे ही पढ़ना है, लेकिन आपको रोज़ पढ़ना है 5 घंटे, तो 5 घंटे आपको पढ़ने के बाद बाकी सारे काम करने हैं। ये नहीं है कि इसको कल कर लूँगा। गड़बड़ी यही हो जाती है कि बच्चे जो होते हैं कि अरे यार कि 10 से 5 पढ़ना है हमको, तो 10 से 5 मान लीजिए हमको पढ़ना है, तो अब 10 से 5 में कोई काम आ गया, तो उस पेपर इसको टाल देंगे, उसको करने लग जाएँगे। 10 से 5 हम अपना पढ़ लें, बाकी समय है जो जिसका भी जो टाइम टेबल है उस हिसाब से, बाकी इसके बाद वो काम काम कीजिए। जो ये टाइम आपने बना रखा है, उस टाइम पे स्टिक रहना है। यही गलती मैंने भी किया था कि पेपर मान लीजिए कि मेरा कि ये है कि 10 से मुझे 2 पढ़ने हैं, और 10 से 2 के बीच में मुझे कोई काम आ गया, किसी कॉल आ गया, 1-1 घंटे बतिया रहे हैं। तो ये चीज़ होता है कि कंसिस्टेंसी ब्रेक कर देती है, थकान ला देती है, और जो हमारा माइंड जिस हिसाब से सेटअप होना चाहिए, वो चीज़ सेटअप नहीं हो पाता है। सर कंसिस्टेंसी की जैसे आप बात कर रहे हैं कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी बात मैं आपके अंदर ये देख रहा हूँ कि आप अपने वीक एरिया को जानें कि आपने मतलब मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ उसको आपने स्ट्रॉन्ग किया और आज फाइनली सिलेक्ट हो गए। और नहीं बहुत ऐसे बच्चे होते हैं उनको ये रियलाइज़ ही नहीं होता कि मैं गलत कर रहा हूँ। इन द सेंस जैसे कि लाइब्रेरी गए, पता चला पढ़ ही नहीं रहे, मूवी देख रहे हैं। अगर 12 घंटे लाइब्रेरी में रहे उनका आउटपुट आधे घंटे आ रहा है, एक साल में उनका सिलेबस नहीं कवर हो रहा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप सारे बच्चों को सोचना चाहिए कि भाई बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़ना है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि सिलेक्शन के लिए कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा ज़रूरी है? कॉन्सेप्ट इसलिए ज़रूरी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है कि सिलेक्शन के लिए कॉन्सेप्ट ही होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो पेपर में तो ऐसा है नहीं कि आपने 100 क्वेश्चन तैयार कर गया तो वो 100 क्वेश्चन पूछ लेगा, हाँ या वो उस टाइप का पूछ लेगा। बिल्कुल। पेपर में टॉपिक पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं क्वेश्चन पूछे। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा फ्रेमिंग में इधर से घुमा दिया या पेपर का लैंग्वेज चेंज कर दिया, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। पेपर में इतना कम टाइम होता है, और कि अगर टाइम भी ज़्यादा लगता है तो भी पेपर क्वेश्चन छूटने का समय होता है, और पेपर में अगर क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन लगातार नहीं बने तो प्रेशर भी बढ़ जाता है। प्रेशर की वजह से भी कई बार बबल्स भरने में गलती हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो कई बार कैलकुलेशन में गलती हो जाती है। तो बहुत बार हम लोगों से भी ऐसा हो गया कि 1+1 3 भी लिख के आ जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, होता तो ये है। सब चीज़ें हो जाती हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाता है कि करना क्या है। इस क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आता है करना क्या है। बाकी तो आप प्रैक्टिस जो कर किए रहते हैं, तो प्रैक्टिस से वो चीज़ आसानी से हो जाती है। अच्छा जैसे बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनका ये मानना होता है सर शॉर्ट नोट्स बनाना है, आपने बनाया था शॉर्ट नोट्स? जी, शॉर्ट में बनाया। तो बच्चों के लिए क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से, किस तरीके से शॉर्ट नोट्स आपने बनाया था या उनको बनाना चाहिए? शॉर्ट नोट्स तो सबसे अच्छा तरीका शॉर्ट नोट्स बनाने की ये होता है कि आप अपने नोट्स पढ़िए। पहले एक बार नोट्स पढ़िए, 2 बार दूसरा बार पढ़िए, इसके बाद आप प्रीवियस ईयर उठा के लगाइए क्वेश्चन। उसमें से जितने क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या चीज़ नोट्स में है, क्या चीज़ नहीं है, और क्या चीज़ आपको आ रहा है, क्या चीज़ नहीं आ रहा। आपको ये ईमानदारी से परखना है। वहाँ पे आपको किसी को बताना नहीं है कि ये मेरा इतना अच्छा आ रहा है, इतना स्ट्रांग है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, आपको अपनी ईमानदारी से परखना है खुद को। इसके बाद उसको आप उसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसको आप शॉर्ट नोट्स में लिखिए। एक एक पेपर पे या कॉपी में इसको लिखिए। जो क्वेश्चन आपको फँस रहे हैं, उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को आप लिखिए, फार्मूला को लिखिए, या कुछ नया आपको मिल रहा है, नया ऐड होने का हो रहा है तो उसको ऐड कीजिए। शॉर्ट नोट्स बस इतना ही करना है आपको। ओके। अच्छा रिवीजन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं सिविल इंजीनियरिंग जैसे 13-14 सब्जेक्ट टेक्निकल के हो गए, रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई, ये काफ़ी सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो किस तरीके से कौन सा ऐसा पैटर्न है जिससे चीज़ें याद रहें उनको? क्योंकि आपको भी पता है बीएमसीआर पूरा थ्योरेटिकल है, बाकी न्यूमेरिकल हैं, तो किस तरीके से मैनेज करें कि चीज़ें दिमाग में रहें? थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट हैं जैसे बीएमसी हो गया, तो इन सब चीज़ों के लिए सबसे अच्छा होता है टेस्ट सीरीज। आप एक बार पढ़ लेंगे, आप 2 बार पढ़ लेंगे, 3 बार पढ़ लेंगे, तो आपको पता तो होगा कि ये चीज़ कंक्रीट है, ये चीज़ ये है, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये चीज़ आपको पता चलेगा टेस्ट सीरीज से। टेस्ट सीरीज में हो सकता है आपका 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन गलत हो जाएँ, लगातार गलत हो जाएँ, लेकिन जब आप उसको एनालिसिस करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट होता है टेस्ट सीरीज। मैं देखता हूँ बच्चे टेस्ट सीरीज दिए जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल एकदम सही पॉइंट पे जा रहे हैं खूब सारे टेस्ट सीरीज देते हैं, लेकिन उसका मतलब तब तक नहीं है जब तक आप उसका एनालिसिस नहीं करेंगे। और एनालिसिस करने में जो बच्चे एनालिसिस भी करते हैं वो क्या करेंगे, आंसर मिला लेंगे, बस पढ़ लेंगे इसका बी है, इसका सी है, इसका अच्छा ये आंसर है, इसका ये आंसर है। उसका प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते, क्योंकि एनालिसिस करने में बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना, मतलब जैसे आपने भी देखा होगा, एक तरफ क्वेश्चन खोल लेते हैं, एक तरफ आंसर। पहले कभी क्ले इज द फॉर्म इज द, ठीक ना, क्ले सैंडस्टोन, ये सब एक एक लाइन देखते आंसर देखते जाते, उससे कुछ प्रॉफिट होता है क्या? इससे कुछ प्रॉफिट नहीं, जब तक आप पेपर का पूरा
प्रॉपर्ली एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक एनालिसिस करने से आपको दो फायदा है। एक तो हम्म। आपको वो टॉपिक जिस टॉपिक का क्वेश्चन पूछो वो टॉपिक तैयार हो गया, दूसरी चीज़ ये हो गया परमानेंट याद हो गया, और तीसरी चीज़ ये कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि उस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपका प्रोबेबिलिटी ये है कि 90-95% सही होने के चांसेस पूरे रहते हैं। अच्छा, बच्चों को और भी एक डाउट होता है कि आप PYQ लगाने चाहिए, पीआई को बिल्कुल लगाने चाहिए। पीआई लगभग कितने साल के आपके हिसाब से? जितने मिल जाएं आपको, हम्म। पीआई के क्वेश्चन जितने मिल जाएंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उतना आपको ये भी पता चलेगा कि वो टॉपिक वो सब्जेक्ट आपका कितना तैयार है। कोई रैंडम क्वेश्चन पूछ ले रहा है तो वो भी आपको पता है, पेपर में कोई गारंटी नहीं होती ना कि क्या चीज़ पूछ लेगा वो। तो वो चीज़ कहाँ से आएगा, वो चीज़ PYQ से आता है। वो पैटर्न, टॉपिक, हमेशा ये चीज़ ध्यान कि पेपर जो होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन जो पेपर कंडक्ट कराती है वो टॉपिक चूज करेगी। क्वेश्चन आपकी किस्मत है आ जाए सेम टू सेम, नहीं तो क्या टॉपिक चूज ही करेगी और उसी टॉपिक में से ही क्वेश्चन आते हैं। आप अगर टॉपिक मजबूत कर लेंगे तो क्वेश्चन कुछ भी पूछे आपसे। गणेश्वर, अपना एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बताइए और एक वीक सब्जेक्ट। मेरा ओवरऑल देखेंगे तो मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट स्टील ही है। इस बार की पेपर में मेरे स्टील के केवल 2 ही क्वेश्चन सही हुए थे। 14 क्वेश्चन करीब आए थे? हाँ, 14 क्वेश्चन आए थे जिसमें मेरे 2 क्वेश्चन ही सही हुए थे। इसी वजह से मेरी रैंक इतनी कम हो गई, नहीं तो बाकी तो मेरे लगभग 80 के आसपास, लगभग 80 के आसपास मेरे को लगभग क्वेश्चन सही थे। और लगभग मेरे जो क्वेश्चन गलत हुए ऐसे करके मेरा सबसे जो वीक सब्जेक्ट जो स्टील है, स्टील एक्चुअली मैंने कभी पढ़ा नहीं। और मेरे लिए इसके पहले SSC में आती भी नहीं थी, पहले आता भी नहीं, इसी वजह से वो जितना आता था सिलेंडर रेशियो वगैरह वो तो आ ही जाता था उतना, या कभी कभी इफेक्टिव लेंथ पूछ लेता है वो भी आ ही जाता है, लेसिंग वसिंग वाला उधर से आ ही जाता है, एंगल वगैरह। तो इस बार जो 14-15 क्वेश्चन पूछ लिया ना, इससे तो पूरा गेम ही बिगाड़ दिया था। हाँ, मैं तो ये कहा, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि कोई भी टॉपिक, कोई भी सिलेबस का कोई भी टॉपिक छोड़ मत जाइए। आप उसको एक बार जरूर गो थ्रू होकर जाइए। हाँ। अब तो मतलब जब से DQT पेपर बना रहा है तब से तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी सब्जेक्ट उठा दे रहा है, कोई ऐसा ट्रस्ट नहीं कि BMC ही ज्यादा आएगी। पता चले हाइड्रोलॉजी किसी दिन 10 क्वेश्चन उठा देगा, रेलवे से 10 क्वेश्चन उठा देगा। जैसे ये है कि अपने प्रीवियस गलतियों से भी कुछ सीखना चाहिए। UPPSC AE का पेपर मैंने दिया था, उसमें भी मेरे स्टील नहीं बने थे, इसके बाद भी मैंने उसको सुधारा नहीं। और इस पेपर में लगभग 13-14 क्वेश्चन पूछा, जिसमें से मेरे 2 क्वेश्चन ही स्टील के बने, जो नॉर्मल क्वेश्चन जो थे। जो तो सब इस पॉडकास्ट से अगर मैं एक पॉइंट निकालना चाहूँ तो सबसे बड़ा पॉइंट ये, क्योंकि हमारी लाइफ इतनी बड़ी नहीं है कि सारी गलती हम खुद अपने ऊपर अप्लाई करके सीखें, कभी कभी दूसरों से हम सीख लेना चाहिए। जैसे बच्चों को अभी ये वाला पॉइंट जरूर सीखना चाहिए कि जैसे पहले गणेश्वर का AE में था ना, AE में स्टील के क्वेश्चन ज्यादा है, ये नहीं कर है, उसके बाद भी गलती नहीं सुधारी और उस गलती का नतीजा ये मिला कि जहां पर इनकी AIR रैंक 10 के अंदर आ सकती थी, वहां पर 10 के अंदर ना आकर कैटेगरी रैंक आई है। गणेश्वर सही कह रहा हूँ, ठीक ना? और अगर मेरे ख्याल से अगर वहां पर आप 8 क्वेश्चन भी सही कर लेते, 8 3 24, बहुत अच्छी रैंक की तरफ आप चले जाते जी। लेकिन ठीक है, जो है सब अच्छा है, अच्छा होगा आगे फ्यूचर में। अगर मैं आपसे पूछूं कि सिलेक्शन के लिए बच्चों को जो अभी न्यू लर्नर हैं, अभी डिप्लोमा या डिग्री अभी पास आउट हुए हैं, कितने घंटे पढ़ना चाहिए उनके लिए? आप एक बार पूरा रोड मैप बता दीजिए, किस तरीके से पढ़ें। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें, PYQ लगाएं, MCQ लगाएं, टेस्ट सीरीज लगाएं, ये पूरा आप एक बार समाप्त कर दें बच्चों। मेरा तो ये मानना है कि जो आपका नोट्स है, सबसे पहले नोट्स का जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में वो क्वेश्चन कैसे बना है। कोई आपको नींद में उठा के पूछ ले कि ये क्वेश्चन कैसे बना, तो आपको ये बताना है उसको, जैसे कि कैसे बना हुआ है, वो चीज़ आपको याद पता होना चाहिए। कोई नींद में उठा के पूछे आपसे कि ये चीज़ बताओ, ये चीज़ कैसे बना, तो आप उसको उठा के बता के फिर आप सो जाओ। इस लेवल का आपको नोट्स पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए आपको कि ये चीज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो फिर क्वेश्चन कुछ भी चेंज करेगा। क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि डेटा चेंज कर देता है, कुछ भी ऐसा लोकेशन चेंज कर देता है, फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर देता है, या कुछ नई चीज़ अप्लाई कर देता है, तो हमको पता नहीं चल पाता अब क्या करें इसका। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो ये सब चीज़ तो तुरंत क्वेश्चन पढ़ते ही हमको पता चल जाता है। तो आप एक बार इसको आप प्रॉपरली कर लीजिए, इसके बाद आप PYQ लगाइए, प्रीवियस ईयर ही लगाना है आपको, बाकी कहीं से भी कुछ नहीं लगाने की जरूरत है। आप PYQ लगाइए, PYQ लगाने के बाद आपका PYQ में 100 क्वेश्चन मान लीजिए है, 100 में से मान लीजिए एक भी सही नहीं होता, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ सीखने के लिए आए हैं, यहाँ से आपको सिलेक्शन नहीं मिलना है। तो आप उसको देखिए कहाँ क्या क्या मेरा मिस्टेक रहा, क्या चीज़ मेरे दिमाग में नहीं आया करते वक्त, क्या चीज़ नहीं आया, या क्या तरीका क्या हो सकता है इसको करने का, कम से कम समय में करने का क्या हो सकता है। फिर इसके बाद आप इस पर दोबारा लगाइए उसको,
दोबारा लगाने के बाद फिर आपको कुछ क्वेश्चन बनेंगे, तब भी कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका। तो वही जो क्वेश्चन दोबारा नहीं बन रहा है आपसे, वही क्वेश्चन पेपर में भी आएगा, तो आपको कन्फ्यूज़ भी करेगा और वही क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप उसको लिखिए, उसी को बार-बार आप देखिए बस। और टेस्ट सीरीज़ दीजिए। टेस्ट सीरीज़ में भी हो सकता है कि आपको, मैं बोल रहा हूँ कि पहले आप टेस्ट सीरीज़ दिए, हो सकता है आपको -20 नंबर आ जाए, तो भी आपको कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही तो इम्प्रूव करके तो आपको 90 नंबर लेके आना है 100 में। तो आपको क्वेश्चन को देखना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। टेस्ट सीरीज़ देने के बाद ये नहीं कि आप ये आंसर पहला, दूसरा, तीसरा मिलाते जाएँ, आंसर इसका ये होगा, ये होगा। आप उसको एनालिसिस कीजिए प्रॉपर्ली, क्या टॉपिक है, इसका क्या सॉल्यूशन है और क्या हो सकता है, इसके टॉपिक से और क्या चीज़ें हैं। उसमें समय लगेगा 1-2 घंटे की क्वेश्चन, अगर 1 घंटे का टेस्ट है तो उसमें 2 घंटे हो सकता लगेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अगर आप इसको कर लेंगे तो पहले अटेम्प्ट, मेरा तो ये उम्मीद है कि पहले अटेम्प्ट में ही आपका अच्छी रैंक आ जाएगी। ओके, जैसे यहाँ पर बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अभी कॉलेज गोइंग हैं, जो अभी बीटीए का डिप्लोमा कर रहे हैं, तो कॉलेज के साथ-साथ क्या तैयारी कर सकते हैं और कितना बेनिफिट रहेगा? कॉलेज के साथ तैयारी कर सकते हैं, ऐसे उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन कॉलेज में जो सब्जेक्ट आपका कोर हाँ। सब्जेक्ट आपका सिविल इंजीनियरिंग का चला, आप ये सबसे पहले कॉलेज में जाएँ तो आप पीएससी या एसएससी या यूपी या स्टेट पीएससी का कोई भी उसका आप सिलेबस एक बार देखें कि उसमें कौन-कौन सा कोर टॉपिक है। मैक्सिमम तो सेम रहेगा, जैसे हाँ। हम लोगों ने सोम पढ़ा था या बीएमसी पढ़ा था, पूरी बीएमसी तो वही यहाँ पर है। हाँ, तो वही चीज़ बता, कोर देख लीजिए हाँ। आपका जिस सेमेस्टर में जो जो सब्जेक्ट है वो उस तैयार है। सब्जेक्ट को आप तैयार कीजिए, क्योंकि जब आप तैयारी करने यहाँ पे कंपटीशन में जब आएँगे तो वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में आपके रहेगा वो। बस यहाँ पर आते ही वो चीज़ कॉन्शियस माइंड में आ जाएगा, बस वही आपको करना है। आप अगर वहाँ पे अच्छे से नहीं पढ़े रहेंगे तो यहाँ पे आएँगे तो वही चीज़ ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। अगर वही चीज़ आप पहले से वहाँ पे ठीक से पढ़े रहेंगे तो यहाँ पर आप लीड करेंगे। बिल्कुल। यानी सर अगर यहाँ पर बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि अरे सर सिविल इंजीनियरिंग में इतने ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, इतने ज़्यादा टॉपिक हैं, इतने ज़्यादा फार्मूले हैं, इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल हैं, इतने ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, किस तरीके से याद रखें उसको? मतलब कि भूले नहीं, बार-बार भूल जाता है, फिर लगता है कि यार अभी मैंने एक सब्जेक्ट पूरा पढ़ा, भूल गया, लगा क्या पढ़ा, कुछ पढ़ा ही नहीं। क्या इसके लिए कोई दवाई है आपके पास? तो मैं तो फार्मूला के लिए सबसे अच्छा है, मेरे को ये लगता था कि पहले एक बार फार्मूला को 2 बार पढ़ा ऐसे आँखों से, इसके बाद उसको 2-3 बार लिखा, फिर उस पे 3-4 बार मैंने उस पे क्वेश्चन लगाया। जैसे एक क्वेश्चन मुझे मिल गया, उसी क्वेश्चन को मैंने डेटा चेंज करके अपने आप से क्वेश्चन, अगर मिल गया 2-3 क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं मिला तो अपने आप से डेटा चेंज करके 3-4 बार उसका प्रैक्टिस कर लिया, तो क्वेश्चन अब वो फार्मूला मुझे याद हो जाता था। अब इसके बाद क्या है, बीच-बीच में हर हफ्ते में वो फार्मूला की मैंने लिस्ट बना रखी थी, जो फार्मूले बड़े थे या अच्छा, जो याद वो वाली करने का। लिस्ट अलग बना रखी हाँ, थी आपने? लिस्ट बना रखी थी, उसको बस एक बार गो थ्रू हो लेता था मैं, जिससे वो मुझे याद रहे। अब बीच-बीच में 1-2 क्वेश्चन, वही जो क्वेश्चन मैंने लिख रखा था वही क्वेश्चन एक बार रैंडमली ऐसे उठाया, फार्मूला लिखा और उस पे क्वेश्चन लगाया, वैल्यू पुट करके ये चीज़ कर लिया। ट्रांसपोर्टेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया, इरिगेशन में, कि यूनिट। हाँ, यूनिट, एनवायरनमेंट। हाँ, एनवायरनमेंट, यूनिट हमेशा इसको ये चीज़ ध्यान रखें कि यूनिट से बहुत बार क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि पेपर मैंने देखा है कि यूनिट, मेरे से भी गलती हो गई है इस चीज़ के लिए, इसलिए मैंने पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि यूनिट कभी-कभी ऐसा चीज़ रहता है कि ये सेंटीमीटर में आता है मीटर में है, और हमको एक्चुअली में हम इंजीनियर्स हैं तो मीटर होना चाहिए, हाँ। सेंटीमीटर होना चाहिए, इसमें गलती हो जाती है। बिल्कुल। तो और कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो आपने किया है बच्चों को नहीं करनी चाहिए? जैसे आपने एक मीटर वाला बता दिया, पढ़ने वाले में और कुछ ऐसा आपने ऑब्जर्व किया हो तो? पढ़ने वाले में सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन मेरा जो सबसे पहले ये चीज़ है कि बच्चे एनालिसिस नहीं करते। पहले तो ये चीज़ करते हैं, दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी नहीं होती है। अगर आप 3 घंटे भी पढ़िए, 3 घंटे में भी सिलेक्शन होगा, 5 घंटे पढ़ेंगे तो भी सिलेक्शन होगा, 3 घंटे पढ़ेंगे लेकिन 3 घंटे आपको रोज़ पढ़ना है और उस टाइम पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। ओके। अच्छा, जैसे आपने 3 घंटे की या 4 घंटे की, सबकी अपनी-अपनी कैपेसिटी है कितने घंटे पढ़ना चाहिए। यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ऐसा होता है कि एक दिन, जैसे आज का पूरा दिन है, आज मुझे 10 घंटे पढ़ना सपोज़ दैट, तो आज सुबह से उठाया एक सब्जेक्ट, सोम उठाया, सुबह से शाम तक खत्म कर दिया। क्या ये रहना चाहिए कि ऐसे कि आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट टेक्निकल के उठाइए और नॉन टेक्निकल के, 2-3 सब्जेक्ट पैरेलली लेते चलिए, 10 दिन के अंदर पूरा खत्म हो, कुछ इस तरीके से? ये आप टाइम टेबल और किस तरीके से बनाएँ? ये तो आपके ऊपर है कि आप 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ सकते हैं या एक सब्जेक्ट आपके साथ पढ़ सकते हैं। तो इससे ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। मेरे ख़्याल से मैटर यही करता है कि आपको रोज़ करना है। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, आपको पहले बस शेड्यूल इतनी हेक्टिक बनानी ही नहीं है कि आप उसको, जब तक आपका फाइनल रिजल्ट पेपर ना हो जाए तब तक आप उसको ना कर पाएँ। आप जितना कर सकते हैं कि हाँ, मेरा सारा भी काम हो जाए और फिर मेरा पढ़ाई भी हो जाए, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, जिसका जैसे शेड्यूल हो वैसे, लेकिन उसको आपको रोज़ करना है और उसी टाइम पे करना है। ये चीज़ बच्चे नहीं करते। मैंने देखा है, मैं लाइब्रेरी में भी ज्वाइन किया था तो मैं देखता हूँ कि लाइब्रेरी में बच्चे ये तो इंस्टाग्राम चलाएँगे, ये तो मूवी देखेंगे और पढ़ाई के समय आउटपुट वही है कि 10 घंटे लाइब्रेरी में बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि सीटिंग अच्छी है, लेकिन आउटपुट क्या है? आउटपुट ज़ीरो है। तो बच्चों के लिए एक यही सजेशन है कि जब भी आप लाइब्रेरी में जाएँ
जैसे आप भी लाइब्रेरी जाते थे तो टाइमर लेकर जाते थे, है ना। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बताते हैं कि सर हम टाइमर लेकर जाते हैं, जितनी देर पढ़ते हैं उतनी देर टाइमर ऑन करते हैं, बाकी बंद कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा तरीका है अपने आप को मेज़र करने का। हाँ, ये तरीका अच्छा है, लेकिन जैसे कि जब आप जैसे कि एक मैंने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, यंग्स का डबल स्लिट थ्योरी जो था एक्सपेरिमेंट था, उसमें ये था कि इलेक्ट्रॉन को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर देता है। हाँ, तो जब भी आप ऐसे ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ लगाएंगे तो आपका दिमाग उधर भी आधा दिमाग उधर रहता है यार कि तो नहीं, ये तो ये आपका चीज़। प्रेशर, जैसे एग्जाम में प्रेशर होता है, हम लोग क्वेश्चन करते हैं, टाइमर देखते रहते हैं, तो और ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जाता है। एक्चुअली मुझे वहाँ पर प्रूव नहीं करना है, मुझे वहाँ पर हम वहाँ पर सीखने के, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए गए हैं। तो जब आप टेस्ट सीरीज देंगे तो टेस्ट सीरीज में टाइमर अपने आप चल रहा है वो। जब आप PYQ लगा रहे हैं तब टाइमर चल रहा है कि 1 घंटे मुझे 100 क्वेश्चन लगाना ही लगाना है। लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको अपने आप इम्प्रूव करना है। आप 1 घंटा बैठ के पढ़ रहे हैं, 2 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं, 5 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं, वो आपके अंदर से आना चाहिए कि मुझे 4 घंटे पढ़ना है। स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि हाँ, रिजिडनेस ह्यूमन नेचर में नहीं है, तो आपको मुश्किल लगेगा। लेकिन आप 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन करेंगे तो आपको वो चीज़ फिर आदत में आ जाएगी, तब आपको भी करने में मज़ा आएगा और उसका आउटपुट भी अच्छा निकलेगा। अच्छा, जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि स्टडी प्लान उनका क्या रहना चाहिए, अपने हिसाब से होना चाहिए कि आपकी तरफ से कुछ जिसमें आप कंफर्टेबल हों। आपको पता हो, हर इंसान को पता होता है उसका मैक्सिमम आउटपुट कैसे और कब निकलेगा, अगर वो अपने आप को मैनिपुलेट नहीं कर रहा है। बच्चे ज़्यादातर खुद को मैनिपुलेट कर लेते हैं कि हाँ हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन आपको एक्चुअल में पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो जो अपने आप को इस चीज़ का एनालिसिस कर लेता है, खुद को एनालिसिस कर लेता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। अच्छा, बहुत ऐसे बच्चे हैं, फाइनल क्वेश्चन आपसे, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 2025 में नहीं सिलेक्ट हुए, उनके लिए आपकी तरफ से कुछ गाइडेंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा होता ना यार, जब सिलेक्शन नहीं होता तो टूट जाता है यार, बिल्कुल टूटना भी जायज़ है क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ाई की। आपकी तरफ से कुछ उनके लिए गाइडेंस की, मेहनत करना है या क्विट कर देना है, क्या करना है? मेरे लिए तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा उनको कि इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। सिलेक्शन होना ये तो कंपटीशन का एक पार्ट है, उसी से जो उभरता है वही जीत हासिल करता है। तो बस वही है कि जो चीज़ किया है इन्होंने प्रोसेस में, उसमें बस उसी को इम्प्रूव करना है कि कहाँ कमी रह गई है। सिलेक्शन अगर आपने कुछ कमियां थी तभी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मेरे अंदर भी कमियां थी तभी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, उसको सुधार कीजिए। जैसे मैंने AE में नहीं सुधार किया, इसी वजह से मेरा यहाँ पे साफ दिख रहा है कि मेरी रैंक काफ़ी नीचे शिफ्ट हो गई। वही चीज़ अगर मैं सुधार किया होता तो 14 में से कम 10 तो बनते ही बनते। बिल्कुल। और 10 बनते तो 10 या 30 नंबर मेरे बनते। 30 नंबर आप समझ रहे हैं कि 30 नंबर में रैंक कहाँ पहुँच जाती, बहुत आगे निकल जाती। तो ये चीज़ है कि घबराने कोई बात नहीं है, बस आप जो चीज़ किए हैं बस उस चीज़ को इम्प्रूव कर लेंगे तो अगली बार सिलेक्शन हो जाएगा आपका। तो गिरीश सर, ये जर्नी के दौरान इंजीनियर्स अड्डा आपकी कितनी और कैसे हेल्प किया? इंजीनियर्स अड्डा में जैसे मैराथन का क्लास जो होता था कि एक बार में मुझे 3 घंटे या 2 घंटे में मुझे पूरा का पूरा 11 सब्जेक्ट रिवाइज करना है। और उसी प्रेशर के साथ क्या रैंडमनेस जो पेपर में आता है, वो रैंडमनेस तो अब इसमें मुझे मिल गया कि भाई ये क्वेश्चन है। आपका भी सर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर का देखा है, उसमें क्वेश्चन आंसर में से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए उस टॉपिक के आ गए मेरे को। अच्छा, ओके। तो ये तो पता चल गया कि ये तो श्योर हो गया कि एक 3 नंबर तो मेरा बन गया। तो ये से भी उससे क्या थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है कि जैसे एक क्वेश्चन नहीं बनता तो नर्वसनेस भी आती है, एक क्वेश्चन बन जाता है तो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। अब अगर लगातार 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन में आपको थोड़ा डाउट भी रहता है ना, तो वो भी सबकॉन्शियस माइंड से हमारे डेटा निकल के क्वेश्चन बना देता है, नया क्वेश्चन। तो वही 3-4 क्वेश्चन नहीं बन रहा होता तो आता है क्वेश्चन पे आदमी लड़खड़ा जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये चीज़ है। लेकिन आपकी कोचिंग से और आपकी यूट्यूब वीडियो से मुझे काफ़ी मदद मिली। ओके, पॉडकास्ट वगैरह भी देखते थे? पॉडकास्ट इंस्टाग्राम पे कभी आ जाता था तो वही देखता था, बाकी आपका तो लेक्चर ही देखता था, उसी में ही तो बहुत सारी चीज़ें, मोटिवेशन का वीडियो, बच्चे डाउट भी पूछते थे उसका भी वीडियो, कुछ बच्चे लापरवाही भी करते थे उनका डांट का भी वीडियो, तो सारा सब कुछ मिल जाता था उसी में। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद गणेश सर, आप आए, बच्चों को बहुत अच्छी चीज़ें बताएं कि जो मैं फ़ील किया हूँ वो आप लोग मत करिए, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए और सिलेक्शन लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद गणेश्वर भाई। और बच्चों, आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। देखिए, डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, तभी आप ये समझ लो इसका रिफ्लेक्शन आपको जो दिखेगा ना सिलेक्शन में दिखेगा। और अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, सिलेक्शन आप लोगों का भी होगा। बाकी बने रहें इंजीनियर्स अड्डा के साथ। पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी बाय बाय, थैंक यू, बेस्ट विशेस।